कहानी शुरू होती है एक मासूम सी दिखने वाली लड़की एमा से। बाहर से शांत, सभ्य और समझदार, लेकिन अंदर से एक गहरी अंधेरी दुनिया में खोई हुई। अपने अतीत के जख्मों और अधूरी चाहतों के बीच जीती एमा लोगों के बीच रहती तो जरूर है, लेकिन किसी के भी दिल में नहीं बसती। उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी बातों की मिठास के पीछे छुपी है एक खतरनाक सच्चाई, एक ऐसा रहस्य जो उसके आसपास के हर इंसान की जिंदगी बदल देता है। प्यार, ईर्ष्या और पागलपन के बीच झूलती उसकी सोच अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटाने लगी। जो भी उसके करीब आता है या तो उससे डरने लगता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे साइकोपैथ दिमाग की जो दिखने में एक मासूम लड़की का चेहरा पहने हुए है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रही है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एमा की इस कहानी को। हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैड सीड रिटर्न्स। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम है एमा। हम देखते हैं कि वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर जंगल के अंदर जाती, लेकिन अचानक से वो कुत्ते को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देती है और फिर उसकी लाश को वही जंगल में दफना देती। इस सीन से साफ पता चलता है कि एमा एक साइकोपैथ है, यानी उसे दर्द या पछतावा महसूस नहीं होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एमा के पिता की मौत के बाद से उसकी मौसी एंजेला ने उसे गोद ले लिया था। अब वो एंजेला के घर पर ही रहती है, जहाँ एंजेला के पति रॉबर्ट और उनका छोटा बच्चा भी है। इस घर में एमा आईने के सामने बैठकर नॉर्मल लड़की की तरह व्यवहार करने की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि असलियत में वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो हर दिन खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी असली फितरत ना समझ पाए। तभी एंजेला कमरे में जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि कैसी लग रही हूँ आज, क्योंकि वो काफी वक्त बाद फिर से अपने ऑफिस का काम शुरू करने वाली थी। एमा उसे तारीफ करके शुभकामनाएं देती। एंजेला कहती है कि चलो जल्दी नीचे आ जाना, अंकल नाश्ता बना रहे हैं। लेकिन एमा को ये बदलाव अच्छा नहीं लगता है। नीचे जाते हुए वो रॉबर्ट से कहती है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब सिर्फ मैं और एंजेला साथ होते हैं। रॉबर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। फिर एंजेला एमा को स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में वो उसे एक बोर्डिंग स्कूल का ब्रोशर दिखाती है। वो कहती है कि सोचो जरा, ये स्कूल तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वहाँ तुम्हारा करियर भी आगे बढ़ेगा। ये मेरा नहीं, रॉबर्ट का सुझाव है। बस यही बात एमा को बुरी लग जाती। उसी दिन से उसके मन में रॉबर्ट के लिए नफरत बढ़ने लगती है। असल में तो रॉबर्ट एमा की भलाई चाहता है, वो उसे सही रास्ते पर लाना चाहता है, लेकिन एमा की नजर में वो बस उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में एमा सभी को पसंद आती है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है। उसी दिन क्लास में एक नई लड़की कैट आती। एमा की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, स्टेफ, जिसकी माँ और एमा की माँ भी आपस में अच्छी दोस्त थी। फिर सभी लड़कियां स्कूल पार्टी के लिए डांस प्रैक्टिस करती हैं। सब अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन एमा का डांस थोड़ा कमजोर होता है, जबकि उसकी दोस्त स्टेफ बहुत अच्छा डांस करती है। इसलिए टीचर स्टेफ को आगे आने के लिए कहती और एमा को थोड़ा और प्रैक्टिस करने की सलाह देती। इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन एमा को अपनी दोस्त की तरक्की पसंद नहीं आती। गुस्से में वो घर लौटती है। वहाँ रॉबर्ट किसी बिजनेस मीटिंग में होता है और उनका छोटा बच्चा जमीन पर रेंगते हुए पूल के पास जा पहुँचता है। एमा सब कुछ देख रही होती, लेकिन मदद करने के बजाय वो चुपचाप लॉन्च डोर खोल देती ताकि वो बच्चा आसानी से बाहर जा सके। फिर वो पूल के पास कुछ कैंडी रख देती ताकि बच्चा उन्हें खाने की कोशिश करे और गलती से पानी में गिर जाए। ये सब करने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खिड़की से नीचे देखती है और इंतजार करती है कि बच्चा पानी में गिरे, लेकिन तभी एंजेला समय पर आ जाती है और अपने बेटे को बचा लेती। नीचे थोड़ी बहस होती है रॉबर्ट और एंजेला के बीच, लेकिन सब संभल जाता है। असल में एमा का असली निशाना रॉबर्ट था। वो चाहती थी कि किसी तरह रॉबर्ट को तकलीफ पहुंचे। अब रॉबर्ट जब बाद में पूल के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक कैंडी दिखती जो उसने खरीदी नहीं होती। अब उसे थोड़ा शक होता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उधर एमा रसोई में जाकर रॉबर्ट के बनाए सूप में बहुत सारा नमक डाल देती, जैसे उसके अंदर किसी अजीब सी नफरत का जहर भर गया हो। अब उस सूप में इतना ज्यादा नमक होता है कि कोई भी उसे पी नहीं पाता। जब सब लोग सूप खराब होने की बात करते हैं तो एमा हंसते हुए बोलती है, चलो आज बाहर से चाइनीज मंगवा लेते हैं। उसकी बात से साफ झलकता है कि वो जानबूझकर ऐसा चाहती थी, क्योंकि अब रॉबर्ट का पसंदीदा खाना घर आ रहा था। अगले दिन स्कूल में एमा नई लड़की केट के पास जाती और कहती है कि हमारे ग्रुप में आना चाहोगी, लेकिन केट उसे घूरकर जवाब देती है, कहती है कि कहीं और जाकर अपनी अच्छाई का नाटक करो। ये बात तो एमा को अंदर तक चुभ जाती है।
मगर वो अपने चेहरे पर कोई असर नहीं दिखाती। शाम को घर पहुंचने पर रॉबर्ट को एमा की दराज में उसका खोया हुआ चाकू मिलता है, जो कई दिनों से गायब था। अब उसे यकीन हो जाता है कि एमा को जल्द से जल्द इस घर से दूर भेजना ही सही रहेगा। वो एक बोर्डिंग स्कूल से बात करता है और एमा का एडमिशन पक्का कर देता है। जब एमा घर आती है तो एंजेला और रॉबर्ट उसे खुशी खुशी बताते हैं कि उसका दाखिला एक बेहतरीन स्कूल में हो गया है, जो हर किसी का सपना होता है। बाहर से एमा बहुत खुश दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से और नफरत से जल रही होती है। इसीलिए कमरे में जाकर वो तकिए में सिर छुपाकर जोर से चिल्लाती है, जैसे सारा गुस्सा निकाल रही हो। फिर कुछ देर के बाद वो खुद को शांत करती है और आईने के सामने बैठकर फिर से अच्छी और मासूम लड़की बनने की प्रैक्टिस करने लगती है। रात में उसे अजीब सपने आते हैं अपने अतीत के, जहाँ पर वो अपने पिता, अपनी दोस्त और एक टीचर की हत्या कर चुकी थी। लेकिन इन यादों से डरने के बजाय वो मुस्कुरा उठती है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। अगले दिन स्कूल में केट उसके ग्रुप के पास आकर बैठती है। एमा के बाकी दोस्त उससे बातें करने लगते हैं और उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछते हैं। केट बताती है कि वो उसी स्कूल से ट्रांसफर हुई है जहाँ पहले एमा पढ़ती थी। ये सुनकर एमा थोड़ा चौंक जाती। बातचीत के दौरान केट उसके पिता की मौत पर अफसोस जताती है, लेकिन एमा का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। धीरे धीरे एमा के बाकी दोस्त केट के करीब आने लगते हैं। वो बिना एमा से पूछे केट को अपनी पार्टी में भी बुला लेते हैं। ये बात एमा को फिर से खल जाती और घर लौटते समय उसे पता चलता है कि एंजेला घर पर नहीं है और रॉबर्ट डिनर बना रहा है। तभी उसका फोन बजता है और वो कहता है कि एमा जरा ध्यान रखना, मैं कॉल लेकर आता हूँ। रॉबर्ट अब जैसे ही बाहर जाता है, एमा जानबूझकर खाने में बहुत सारा तेल डाल देती, जिससे पैन में आग लग जाती है। आग फैल जाती है और अलार्म बजने लगता है। फिर एमा बाहर निकलकर ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। एंजेला गुस्से में रॉबर्ट पर चिल्लाती है कि इतनी लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो। रॉबर्ट, जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत सफाई देता है कि मैंने एमा से कहा था कि तुम ध्यान रखना। एमा मासूम बनते हुए कहती है, मैं तो बस वॉशरूम गई थी और ये सब हो गया। अब रॉबर्ट को एमा पर शक होने लगा था और एमा के लिए ये काफी खतरनाक था, क्योंकि अगर लोगों को उसकी सच्चाई का अंदाजा हो गया तो उसकी अच्छी लड़की वाली छवि टूट जाएगी। इसलिए वो तुरंत हालात को संभालने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो रॉबर्ट के पास जाती, हाथ में जूस लेकर, और बड़ी मासूमियत से कहती है कि आप सही कह रहे थे अंकल, मुझे वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। रॉबर्ट उसकी सच्चाई देखकर शांत हो जाता है और उसको माफ कर देता है। यानी कि एक बार फिर से एमा ने रॉबर्ट को बेवकूफ बना दिया था। थोड़ी देर के बाद गराज की लाइट झपकती है और रॉबर्ट की गाड़ी, जिस पर वो काम कर रहा था, अचानक से जैक से नीचे गिर जाती है। उसके नीचे रॉबर्ट फंस जाता है। वो दर्द में चिल्लाता है, बचाओ, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी एमा वहां से गुजरती है। रॉबर्ट को अब समझ आ जाता है कि ये सब उसी की चाल थी, मगर एमा को कोई चिंता नहीं थी। वो जानती है कि अब रॉबर्ट ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। जब रॉबर्ट देर तक कमरे में वापस नहीं आता तो एंजेला उसको देखने जाती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ठीक होना नामुमकिन है। इधर दूसरी ओर एमा अपनी दोस्त की पार्टी में होती है। वो अंदर से खुश होती है कि अब रॉबर्ट की मौत की खबर किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन तभी केट फिर से उसकी खुशी पर पानी फेर देती। वो सबके सामने एमा के पुराने स्कूल और उसके अतीत की बातें छेड़ देती, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि एमा के पापा की मौत के बारे में कोई क्यों नहीं पूछता। माहौल अचानक से बदल जाता है, लेकिन तभी पार्टी में एमा की दोस्त की माँ आती है और उसे बताती है कि रॉबर्ट का एक्सीडेंट हो गया है। एमा तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है, जैसे उसे किसी और की चिंता हो, पर असल में वो सिर्फ अपनी जीत पर खुश हो रही थी। अस्पताल में जब एमा ने रॉबर्ट को जिंदा देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। वो अपने आपे में नहीं रही और गुस्से में आकर उसने उसका गला दबा दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एंजेला आ जाती, जो उसको बताती है कि डॉक्टर्स का कहना है कि रॉबर्ट अब कभी भी होश में नहीं आएगा और अगर आया भी तो जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर एमा का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। घर पहुंचकर वो गराज में पड़ी रॉबर्ट की खून से सनी जगह को साफ करने लगती, क्योंकि वो नजारा देखकर उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। तभी उसे अपने किसी क्लासमेट का मैसेज आता है, जो बस रॉबर्ट के हालचाल पूछ रहा होता है। लेकिन एमा कोई सामान्य लड़की नहीं थी, उसे जवाब देना भी अजीब लगता है। इसीलिए वो गूगल पर जाकर इसका जवाब ढूंढती है कि यहाँ पर वो क्या लिखे। अब आप देखिए कि वो कितनी बड़ी साइकोपैथ है। इधर अस्पताल में रॉबर्ट की हालत अचानक से बेहतर होने लगती है। रात के वक्त वो होश में आ जाता है और एंजेला खुशी के मारे रो पड़ती है। रॉबर्ट
कुछ कहना चाहता है, जिस पर एंजेला उसे एक मार्कर और पेपर देती है। वो उस पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, एमा। उधर एमा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। उसका ध्यान तो स्कूल के डांस कंपटीशन पर था। उसे पूरा यकीन था कि स्टेफनी को ही चुना जाएगा, इसीलिए वो उसे रोकने का तरीका ढूंढती है। वो स्टेफनी के घर जाती है, जिसका वो प्यारा कुत्ता उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे वो मार देती है। यही वो सीन है जहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी। एमा जानती थी कि स्टेफनी अपने डॉग से बहुत जुड़ी हुई है और उसके मरने से वो स्कूल नहीं आ पाएगी। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसे बहुत झटका लगता है। टीचर्स और जजेस ने बिना ऑडिशन लिए ही स्टेफनी को चुन लिया था, क्योंकि वो पहले से ही बेस्ट डांसर थी। एमा की सारी मेहनत बेकार चली जाती। घर पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। रॉबर्ट अब ठीक हो चुका था और घर पर शिफ्ट कर दिया गया था। एमा को अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए रॉबर्ट का स्वागत करती है और उसको एक घंटी देती। वो बोलती है कि अगर कभी भी कुछ चाहिए हो तो इसको बस बजा देना। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो कभी उसकी मदद नहीं करने वाली है। बातों बातों में एमा रॉबर्ट से उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है और जब उसको पता चलता है कि रॉबर्ट को कुछ भी याद नहीं है तो वो चैन की सांस लेती। स्कूल में अगले दिन कैट फिर से एमा से मिलती। वो कहती है कि अगर तुम स्कूल बदल लो या फिर शहर तो क्या फर्क पड़ता है। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा अतीत और तुम्हारा वर्तमान दोनों मुझको पता है। ये सब जो हमारे आसपास हो रहा है ये किस्मत नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है। तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट, स्टेफनी का कुत्ता, सब तुम्हारे कारण हुआ है। एमा ये सुनकर तिलमिला उठती है, लेकिन तभी उसे पीछे से आते टीचर्स देखते। वो झट से मासूम बनने का नाटक करती है, जो केट को उकसा देती है और केट गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है। टीचर्स दौड़ कर आते हैं और एमा को बचाते हैं, लेकिन एमा जानती थी कि खतरा टला नहीं है। केट अगर किसी को सब कुछ बता दे तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो घर जाकर एंजेला से झूठी शिकायत करती है कि केट उसे परेशान कर रही है। एंजेला स्कूल में बात करती है और केट को निकाल दिया जाता है। इधर स्टेफनी की माँ, जो एंजेला की दोस्त थी, वो बताती है कि सीसीटीवी में एक लड़की दिखी है जो स्टेफनी के डॉग को ले जा रही थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। एंजेला जब फुटेज देखती है तो वो तुरंत पहचान लेती है कि वो एमा ही है, मगर वो उसे कुछ बताती नहीं है। स्कूल में एमा की बदमाशी यहाँ पर ही नहीं रुकती। उसे पता था कि स्टेफनी को मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी की बीमारी है, इसलिए वो उसे ऐसी तस्वीरें भेजती है जिन्हें देखकर स्टेफनी को दौरा पड़ जाता है और उसी दिन उसकी दवा भी स्कूल से गायब हो जाती, जिसे एमा ने गायब किया था। स्टेफनी की हालत बिगड़ती चली जाती है और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो जाती है। स्टेफनी की मौत की खबर सुनकर एंजेला अंदर से टूट जाती। उसे पहले से शक था और अब वो यकीन करने लगती है कि इन सब के पीछे एमा का ही हाथ है। वो एमा से सवाल करती है, लेकिन एमा बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं बस डॉग को पकड़ने गई थी। वो भागा हुआ था और उसके गले में कॉलर भी नहीं था। उसकी भोली बातें सुनकर एंजेला खुद को गलत मानने लगती, लेकिन तभी वो रिसर्च करती है और उसको पता चलता है कि एमा को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान दूसरों से जुड़ नहीं पाता है और जो भी उसकी बात ना माने वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एंजेला को अब समझ आ जाता है कि एमा में ये सब लक्षण पहले दिन से थे। घर में अब रॉबर्ट की नर्स एमा से कहती है कि वो रॉबर्ट का थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि नर्स को भी अब महसूस होने लगा था कि उनके घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमा नर्स की बात तो मान लेती है, लेकिन रॉबर्ट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। अब रॉबर्ट को भी कुछ यादें आने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन वो खुद ही अपनी व्हीलचेयर को हिलाने की कोशिश करता है। तभी वो नर्स बाहर से आती है। एमा भी पास आती है और कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। वो रॉबर्ट को अंदर लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे से सीटी बजाती है, रॉबर्ट के दिमाग में वही पुरानी यादें ताजा हो जाती। उसे सब कुछ याद आने लगता है। उस रात जब कार का लीवर ढीला हुआ था, तब एमा वहाँ पर मौजूद थी और उसी वजह से वो कार के नीचे दबा था। अब जब एमा उसके कमरे में आती तो रॉबर्ट कहता है, बस बहुत हुआ, अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो, मुझे सब पता चल गया है, मेरा एक्सीडेंट तुमने किया था। एमा मुस्कुराकर सब कुछ झुठला देती, लेकिन उसके अंदर डर पनपने लगता है। वो जानती थी कि अगर रॉबर्ट सच बोल दे तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि अब एंजेला भी उस पर शक करने लगी है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने पुराने शहर चली जाती है अपने अंकल से मिलने, जहाँ उसकी गैर मौजूदगी में एमा उसके लैपटॉप को चेक करती, जहाँ पर उसको पता चलता है कि एंजेला साइकोपैथ्स के बारे में रिसर्च कर रही थी। अब जिज्ञासा में एमा खुद भी एक टेस्ट देती और जब रिजल्ट आता है तो वो खुद एक साइकोपैथ होती है। वो खुशी से झूम उठती है जैसे उसको कोई इनाम मिला हो। उधर एंजेला जब अपने अंकल से मिलती है तो वो बताते हैं कि एमा के पिता यानी उनके भाई हमेशा कहा करते थे कि एमा में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अंकल को
वो एक शरीफ लड़की लगती थी। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने अपने भाई को देखा, वो एमा पर बंदूक ताने खड़ा था। मैंने उसको रोका, उसकी जान बचाई, लेकिन मेरे भाई ने कहा तुम उसकी जान नहीं बचा रहे हो, हमारी बर्बादी ला रहे हो। अगर ये जिंदा रही तो सबको तबाह कर देगी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सुनकर एंजेला को पूरा यकीन हो जाता है कि एमा वाकई में खतरनाक है। इसी बीच एंजेला ने रॉबर्ट के कमरे में एक टेडी बियर रखा था जिसमें एक छुपा हुआ कैमरा था। अब जैसे ही एमा उसको उठाती है, एंजेला को समझ आ जाता है कि अब उसका परिवार खतरे में है। वो तुरंत नर्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एमा ने पहले ही नर्स का फोन चुरा लिया था और वो सारी कॉल्स को रोक रही थी। एमा अब अपना अगला प्लान बनाती। वो केट को मैसेज भेजती है। वो कहती है कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी अपने पापा की मौत के बारे में। साथ ही में वो अपने एक और दोस्त नीथन को भी बुलाती, लेकिन असली वजह कुछ और थी। जब केट उसके घर आती है तो एमा उसे हॉट चॉकलेट देती है जिसमें उसने अपने अंकल की सारी स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। कुछ देर के बाद वो खुद अपनी सारी करतूत केट को बताती कि कैसे उसने बचपन में अपने एक दोस्त को मारा था, फिर अपने पापा को, फिर स्टेफनी के कुत्ते को, फिर स्टेफनी को और रॉबर्ट को भी उसी ने मारने की कोशिश की थी। केट कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और तब एमा 911 पर कॉल करती है और कहती है कि एक लड़की मेरे घर में है, वो मेरा घर जलाने की कोशिश कर रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। एमा फिर केट का फोन उठाकर उसके सारे मैसेज डिलीट कर देती और नीचे जाकर सारी लाइट्स ऑन करती है, घर में आग लगाती है और बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त नेथन पहुँचता है। एमा मासूम बनकर कहती है कि ये सब कुछ केट ने किया है, मुझे नहीं पता वो पागल हो गई है। जिसके बाद वो उसके पास बैठकर रोने का नाटक करती है। जहाँ थोड़ी देर के बाद एंजेला वहाँ पर पहुँचती है। उसका घर जल रहा था। अंदर रॉबर्ट अपनी पूरी ताकत से ऊपर की मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसका बेटा ऊपर है। लेकिन ये सब तो एमा की चाल थी। उसने वहाँ पर उसके बेटे के कमरे में रिकॉर्डिंग्स चलाकर रखी हुई थी जिससे रॉबर्ट को लगता है कि उसका बेटा ऊपर है, लेकिन असल में तो एमा उसके बेटे को लेकर पहले ही बाहर निकल चुकी थी। उधर एंजेला भी अब वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो अपने घर को जलता हुआ देखकर पागल हो गई थी। वो रॉबर्ट को बचाने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि रॉबर्ट ऊपर है, लेकिन उसको बचाते हुए एंजेला भी उसी आग में मारी जाती। उस घर में रॉबर्ट, एंजेला और केट तीनों की मौत हो जाती। एमा ये सब कुछ देख रही होती है। वो बाहर से मासूम और दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो अंदर से काफी खुश थी। उसका ये चेहरा देखकर पुलिस उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है, मगर उनको पता नहीं था कि असली अपराधी तो एमा ही है। जिसके कुछ दिनों बाद एमा को एक सोशल वर्कर आकर कहता है कि अब उसे एक नया परिवार गोद लेना चाहता है। एमा मुस्कुरा कर कहती है ठीक है, मैं तभी जाऊंगी जब एंजेला का बेटा मेरे साथ रहेगा। उसका नया परिवार मान जाता है, लेकिन जाते जाते एमा की आंखों में वही पुरानी ठंडी चमक दिखाई देती, जैसे वो सोच रही हो कि अब मेरा एक और खेल बस शुरू होने वाला है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। आप जानते हैं कभी कभी डर किसी बद्दुआ से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से जन्म लेता है। वो सोच जो हमने बस मजाक समझा था वही जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।